Namaskar, this is Sunil Dattavasthi welcomes you in Vidya Hut. In the series of idioms and phrases, today we will discuss number I-12. तो I-12 में जो हमारा पहला इडियम है वो है बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। ध्यान रखिएगा, जो इडियम की ये सीरीज चल रही है, ये सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस इतने इंपॉर्टेंट हैं कि ये किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये इनमें से आप किसी भी एग्जाम में आपको इन इडियम्स एंड फ्रेजेस में से आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस मिलेंगे। तो पहला जो हमारा इडियम है वो है बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, जिसका कि मीनिंग होता है नॉट रेगुलरली या इरेगुलरली, अनियमित रूप से या बीच बीच में रुककर या कभी कभी। देखिए, अगर स्थिति ये रहेगी ना, रेगुलर के साथ इर लग जाएगा अगर, तो स्थिति ऐसी हो जाएगी खराब, है ना, चीज बन नहीं पाएगी, तो कोई भी चीज यूजफुल नहीं हो पाएगी। अब ये चीज यूजफुल नहीं रही, ये पेज ये पन्ना यूजफुल नहीं रहा, तो नथिंग यूजफुल कैन बी अकम्प्लिश्ड बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। नथिंग यूजफुल, कुछ भी उपयोगी नहीं, कैन बी अकम्प्लिश्ड किया जा सकता, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, अनियमित रूप से। अनियमित रूप से कुछ भी उपयोगी नहीं किया जा सकता। भाई देखिए, एजुकेशन की के लिए क्लास है ये, है ना। हालांकि क्लास वो अच्छी होती है जहां सभी अपनी बात को एक्सप्रेस कर सके, लेकिन यहां देखकर लग नहीं रहा कि ये लोग रेगुलरली अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे हैं, है ना। लग रहा है कि स्टडी को छोड़कर जो हंसी मजाक की बातें हैं वो चल रही हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर इनका पूरा फोकस कंसंट्रेशन अगर इनकी स्टडी पर नहीं होगा, तो एक संभावना है कि ये परीक्षा में फेल भी हो जाए। तो सम स्टूडेंट्स स्टडी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स सो दे फेल। सम स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स स्टडी अध्ययन करते हैं बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, अनियमित रूप से, सो दे फेल, इसलिए वे फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। टू स्मेल और रेट। टू स्मेल और रेट, इसका मीनिंग होता है टू सस्पेक्ट अ ट्रिक या सस्पेक्ट समथिंग फाउल या डाउट समवन। दाल में काला लगना या किसी चीज पर संदेह करना। देखिए, तीन पिक्चर दिखाई जा रही हैं। पहली पिक्चर, चीन और भारत दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है ना। दूसरी पिक्चर में ये वो नक्शा है जो 1962 की लड़ाई के बाद जो ये हिस्सा रेड का दिख रहा है, ये चीन ने भारत से कब्जा लिया। अक्साई चीन, मतलब दोस्ती करते हैं पहले, उसके बाद धोखा भी देते हैं, विश्वासघात भी करते हैं। तीसरा, ये अभी जो गलवान घाटी में घटना हुई थी उसकी ये फोटो है कि फिर से रिश्तों की आड़ में इन्होंने कैसे विश्वासघात किया। तो कहा जा सकता है कि चाइनाज हैंड ऑफ फ्रेंडशिप seems good, but due to its treachery, we smell a rat in any of its offers. China's hand of friendship, चाइना का दोस्ती का हाथ, seems good, अच्छा प्रतीत होता है, but due to its treachery, लेकिन इसके, इट्स माना यहां पर चीन, चाइना के, लेकिन चाइना के विश्वासघात के कारण वी स्मेल और रेट, हमें दाल में काला लगता है या हमें संदेह होता है। इन एनी ऑफ इट्स ऑफर्स, इनके किसी भी ऑफर पर, किसी भी निमंत्रण पर हमें क्या होता है, हमें संदेह होता है, क्योंकि पहले दोस्ती करते हैं, फिर दोस्ती की आड़ में देश की सीमा पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एक्किलीज हील या द हील ऑफ एक्किलीज। देखिए, जो एक्किलीज हुए हैं ये, इस चीज को आप ध्यान रखिए, मुझे उम्मीद है इस रेफरेंस के बाद इस इडियम को आप कभी नहीं बोलेंगे। एक्किलीज एक बहुत स्ट्रॉन्ग, जैसे कि दुर्योधन की कहानी महाभारत में सुनी होगी
कि जब गांधारी ने कहा कि बेटा हम अपनी आंखों की पट्टी हटाएंगे, अगर आप मेरे सामने बिना वस्त्रों के आएंगे तो आपका शरीर मजबूत हो जाएगा। तो जब दुर्योधन उनके सामने पहुंचा तो उसने कुछ हिस्सा अपना जांघों के आसपास का हिस्सा उसने पत्तों से ढक रखा था। तो जब उन्होंने आंखें खोली तो उतने हिस्से को छोड़कर दुर्योधन का बाकी का शरीर मजबूत हो गया था। इसी प्रकार से जब एकिलीज पैदा हुआ तो इसके बारे में भविष्यवाणी की गई कि कुछ ही दिनों में अपने यूथ एज में ये मर जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो इसकी माँ ने क्या किया, ये सीन देखिए। ये माँ है अकेलीस की, इन्होंने क्या किया, इसे एड़ी की बल पकड़ा और एक नदी थी, उस नदी में इसे डुबोया। तो इस नदी के बारे में ऐसा कहा जाता था कि अगर इसमें डुबोया जाएगा इसे तो इसका पूरा शरीर मजबूत हो जाएगा। तो इसका पूरा शरीर मजबूत हो गया सिवाय उस हिस्से के जिस हिस्से में इनकी मां ने इसकी एड़ी को पकड़ रखा था। तो इसकी एड़ी केवल कमजोर रह गई और इसका बाकी का पूरा शरीर बहुत स्ट्रांग हो गया। इसने उसके बाद कई सारे युद्धों को जीता और अंत इसका इसी एड़ी की वजह से हुआ। इसके लड़ते समय इसकी एड़ी उसी एड़ी में उसी हिस्से में आकर तीर लगा। ये देखिए एड़ी को पकड़ रखा है हाथ से और उसी हिस्से में यहां देखिए ये तीर लगा। तो है क्या कि पूरा शरीर तो इनका स्ट्रांग है, लेकिन इनकी फेटल वीकनेस क्या है, इनकी हील, इनका ये हील का हिस्सा। तो एकिलीस वैसे तो पूरा स्ट्रांग है लेकिन हील कमजोर है। तो एकिलीस हील का क्या मतलब हो गया, आ वीक पॉइंट। वीक पॉइंट यही तो है अकेलीस में, बाकी तो सारा स्ट्रांग है चाहे कहीं पे भी हो। दुर्योधन में वीक पॉइंट उसका ये जो जांग का हिस्सा है वही तो है, बाकी सब तो मौजूद है। तो क्या हो गया, अ वीक पॉइंट या अ फैटल वीकनेस या अ वल्नरेबल स्पॉट और वीकनेस या अ स्मॉल बट फैटल वीकनेस, कमजोरी या दुखती रग या घातक कमजोरी। तो एक्यूलीज हील का मीन क्या हो गया, वह स्थान वह कमजोरी जो आपके लिए घातक साबित हो सकती है या कोई कमजोरी। तो देखिए ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया इज a strong team, but there was sometimes a weak link in their batting, and that could prove to be the Achilles heel. ओवरऑल कुल मिलाकर ऑस्ट्रेलिया इज a strong team। भारत ऑस्ट्रेलिया टूर चल रहा है, भारत का ऑस्ट्रेलिया टूर चल रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया को अगर देखा जाए क्रिकेट में तो कुल मिलाकर वह एक स्ट्रॉन्ग टीम है, बट देयर वॉज समटाइम्स अ वीक लिंक। लेकिन कभी कभी होता है क्या, यह होता था अ वीक लिंक, एक कमजोर कड़ी इन देयर बैटिंग, उनकी बल्लेबाजी में, एंड दैट कुड प्रूव, और वह सिद्ध हो सकती है, टू बी द एक्लीज हील, उनकी दुखती रग या उनकी कमजोरी। तो आई होप एक्लीज हील आपको सही से समझ आया होगा। कहानी इस पिक्चर से निकलती है कि कहानी क्या थी, आराम से आप समझ सकते हैं कि उनकी माँ ने उनकी जो हील पकड़ी थी उतने हिस्से को छोड़कर बाकी पूरा हिस्सा मजबूत हो गया और केवल वही हिस्सा कमजोर रह गया, और वही हिस्से के कारण उसमें जब तीर लगा के तो एक्लीज का अंत हुआ। आगे बढ़ते हैं। देखिए टू ब्रेक द आइस, टू ब्रेक द आइस का मीन होता है टू ब्रेक an awkward साइलेंस या टू इनिशिएट अ सोशल कन्वर्जेशन और इंटरेक्शन, चुप्पी तोड़ना या विवाद हल करना। रामायण में सबको वो दृश्य याद होगा जो भरत और रामचंद्र जी का मिलाप हुआ था। जब भरत अपने नाना के यहाँ से लौटे और वो वापस आए, उन्हें पता चला कि भैया राम को वनवास हो गया है, तो बहुत दुखी हुए, बहुत निराश हुए, अपनी माँ से भी बहुत नाराज हुए वो। उन्होंने उसके बाद अपनी माँओं को और लोगों को, गुरुदेव को मनाया कि हम भैया राम से मिलने चलते हैं और उनसे विनती करेंगे कि वो वापस लौटकर आए, अयोध्या वापस लौटकर आए और अयोध्या पर राज करें। तो जब
रामचंद्र जी के पास भरत जी अन्य लोगों के साथ, अपनी माँ और अन्य लोगों के साथ पहुंचते हैं। तो उस समय क्या हुआ कि रामचंद्र जी की पंचवटी में जो कुटिया थी उसके बाहर एक सभा का आयोजन होता है। शाम का समय होता है, सभा का आयोजन होता है और उस सभा में सब लोग चुपचाप एकदम से बैठे हुए हैं, चुपचाप से बैठे हुए हैं। तो जब चुपचाप से बैठे हुए हैं और एकदम सब खोए हुए बैठे हैं कि क्या होगा क्या होगा, प्रभु मानेंगे या नहीं मानेंगे, लौटेंगे या नहीं लौटेंगे, क्या होगा। तो उस समय क्या हुआ, मैं इसमें एक मैथिली शरण गुप्त जी ने एक बहुत महान एपिक लिखी है साकेत, उसका एक एग्जाम्पल भी दूंगा मैं, जो जिसमें इस दृश्य का वर्णन है, उसका एग्जाम्पल दूंगा मैं। तो क्या हुआ था उस समय, टू ब्रेक द आइस पीपल गैदर्ड विद भरत फॉर रिक्वेस्टिंग लॉर्ड राम टू रिटर्न अयोध्या। टू ब्रेक द आइस, चुप्पी तोड़ते हुए, किन लोगों की चुप्पी तोड़ते हुए, पीपल, लोगों की, जो क्या हुए थे, गैदर्ड, इकट्ठे हुए थे, विद भरत, भरत के साथ, फॉर रिक्वेस्टिंग, निवेदन करने के लिए, लॉर्ड राम, भगवान राम से, टू रिटर्न, वापस लौटने के लिए, अयोध्या, अयोध्या को। भरत के साथ एकत्रित हुए लोगों की चुप्पी को तोड़ते हुए, किन लोगों की, जो भगवान राम से अयोध्या वापस लौटने की विनती करने आए थे। क्या हुआ, इन द ग्रेट एपिक साकेत, महान एपिक, महान महाकाव्य साकेत में, लॉर्ड राम सेज, लॉर्ड राम कहते हैं, भगवान राम कहते हैं, क्या कहते हैं, भगवान राम ने जो ये कहा उससे क्या हुआ, चुप्पी टूटी, है ना। जब बिल्कुल सभा सजी हुई थी, सब बैठे हुए थे, एकदम शांत थे और कोई हलचल नहीं थी, तभी अचानक से प्रभु राम बोले, क्या बोले, हे भरत भद्र, अब कहो अभीप्सित अपना, सब सजग हो गए, भंग हुआ ज्यों सपना। हे भरत भद्र, भद्र माने होता है भाई, हे भाई भरत, अब कहो अभीप्सित, अभीप्सित माने होता है अभिलाषा, इच्छा, अपना, अपनी। हे भाई भरत, अब आप अपनी इच्छा को कहो। तो जैसे ही उन्होंने ये कहा वैसे क्या हुआ, सब सजग हो गए, सारे लोग जो वहां बैठे थे एकदम से अवेयर हो गए, एकदम से सजग हो गए, जैसे क्या हो गया हो, भंग हुआ जो सपना, जैसे कि उनका कोई सपना टूट गया हो। एकदम सब शांत बैठे थे, चुप्पी बांधे हुए थे, है ना, समझ नहीं पा रहे थे क्या होगा, प्रभु राम लौटेंगे या नहीं लौटेंगे। तो सब शांत बैठे थे। जैसे ही प्रभु राम ने कहा, हे भरत भद्र, अब कहो अभीप्सित अपना, वैसे ही क्या हुआ, लोगों की जो चुप्पी थी, जो वहां पे एक सन्नाटा छाया हुआ था, वो चुप्पी टूटी और सब लोग एकदम से सजग हो गए। ये सीन कहाँ का है, ये सीन जो है भरत मिलाप, और ये सीन, ये आप रामायण के सीन है, रामचरितमानस के सीन है। और साकेत में, जो साकेत है मैथिली शरण गुप्त की, उसमें बहुत ही खूबसूरत वर्णन इसका पा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सैलेड डेज, देखिए सैलेड डेज ये क्या होता है, ये होता है डेज ऑफ वंस यूथफुल इन एक्सपीरियंस, या टाइम ऑफ यूथफुल इन एक्सपीरियंस और इंडिस्क्रिशन, कच्ची उम्र या अनुभवहीन यौवन या वया संधिकालीन अवस्था। ये देखिए पहली पिक्चर में विलियम शेक्सपियर का एंटनी एंड क्लेपाट्रा, ये एक उनका प्ले है जो कि ट्रेजेडी है, ट्रेजेडी होते हैं दुखांत नाटक, उसी प्ले का ये सीन है जहां क्लेपाट्रा आई हुई है, बैठी हुई है ये। तो जो ये सैलेड डेज है, ये इसकी, ये कहां से कॉइंड हुआ, ये कॉइंड हुआ विलियम शेक्सपियर के ट्रेजेडी एंटनी एंड क्लेपाट्रा से। इसमें क्लेपाट्रा का एक स्पीच है जिसमें उसने इसका वर्णन किया है, वहां से ये निकला। तो तब से ये प्रसिद्ध हो गया सैलेड डेज के रूप में, जिसे कहा जाने लगा कच्ची उम्र या अनुभवहीन यौवन, या एक ऐसी अवस्था, ऐसी कच्ची उम्र का होना जहां पर व्यक्ति अनुभवहीन होता है। तो देखिए इन शेक्सपियर्स एंटनी एंड क्लेपाट्रा,
क्लेपाट्रा इज रिग्रेटिंग हर यूथफुल लव विद जूलियस सीजर सी सेज इन शेक्सपियर्स एंटनी एंड क्लेपाट्रा। शेक्सपियर के एंटनी एंड क्लेपाट्रा नाटक में क्लेपाट्रा इज रिग्रेटिंग, रिग्रेटिंग माना है क्या होता है, रिग्रेट करना, पश्चाताप करना, तो दुखी होना। तो क्लेपाट्रा रिग्रेट कर रही है हर यूथफुल लव, अपने युवा अवस्था के प्रेम के प्रति, विद जूलियस सीजर के साथ। सी सेज, वह कहती है, देखिए सेज कभी भी अगर हम कुछ साहित्य का लिख रहे होते हैं और उसमें हम सेज करते हैं तो ये बहुत अच्छी लैंग्वेज मानी जाती है, चाहे भले ही वो व्यक्ति खत्म हो चुका हो बहुत पहले। अगर उसे हम जिंदा मानकर उसका वर्णन करते हैं तो ये उस सेंटेंस की खूबसूरती मानी जाती है। तो क्या कहती हैं क्लेपाट्रा, माई सैलेड डेज, मेरी युवा अवस्था के वो अनुभवहीन दिन, व्हेन आई वॉज ग्रीन इन जजमेंट कोल्ड इन ब्लड। अब देखिए यहां पर जो ग्रीन आया है और जो कोल्ड आया है, ये दोनों क्वालिटी हैं जो वेजिटेबल होती है कच्ची उनकी। तो क्या कह रही है, वेन आई वॉज ग्रीन, जब मैं कच्ची थी, इन जजमेंट, जजमेंट में, कोल्ड इन ब्लड, और कैसी थी, खून से भी ठंडी थी। अर्थात जब मेरी युवावस्था के वो दिन जब मेरे पास अनुभव की बहुत कमी थी, जब मैं अनुभवहीन थी। तो जो ये लाइन है, ये एंटनी एंड क्लेपाट्रा की लाइन है, ये जो एक्ट 1 है उसका, उसकी ये लाइन है। तो उसमें माई सैलेड डेज जो ये आया है, तो सैलेड डेज जो ईडियम एंड फ्रेज है, ईडियम है ये यहां से लिया गया है, इसी के बाद से ये चलन में आया था। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।